मतलब सोचिए, एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहां एक राजनीतिक गठबंधन को अपने मुख्य विरोधी दल से सिर्फ 2% ज्यादा वोट मिलते हैं। सिर्फ 2%। हाँ, महज 2%। लेकिन जब विधानसभा सीटों की गिनती शुरू होती है तो वो गठबंधन पूरी तरह से हावी हो जाता है और विरोधी दल लगभग साफ हो जाता है। बिल्कुल, और सुनने में ये किसी सैद्धांतिक पहेली जैसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सही कहा आपने, ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि 9 अप्रैल 2026 को होने वाले असम विधानसभा चुनाव को लेकर जो ताजा डेटा सामने आ रहा है ना, वो बिल्कुल यही विरोधाभासी तस्वीर पेश कर रहा है। एग्जैक्टली। तो आज की इस खास गहरी छानबीन में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है कि आखिर असम की जमीन पर चल क्या रहा है, और इसके लिए हमारे पास काफी सॉलिड डेटा भी है। हाँ, मैं बता दूं कि आज की इस चर्चा के लिए हमने विकिपीडिया के विस्तृत चुनावी आंकड़ों, पीपल्स पल्स के नवंबर-दिसंबर 2025 के ट्रैकर पोल, न्यूज ऑन एयर की सरकारी रिपोर्ट और असम की राजनीति पर लिखे गए कई विश्लेषणात्मक लेखों को एक साथ रखा है, जो कि बहुत जरूरी है अगर हमें पूरी तस्वीर समझनी है तो। बिल्कुल। और इस गहरी छानबीन का मकसद एकदम साफ है, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात या झुकाव के पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये समझना कि असम का वोटर इस बात क्या सोच रहा है। और कौन से मुद्दे हावी हैं या पर्दे के पीछे असल में क्या रणनीतियां चल रही हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो इस चुनाव की टाइमिंग और तरीके को लेकर ही एक बड़ी बात सामने आ रही है। हाँ, देखो, इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत इसका ऐतिहासिक संदर्भ ही है। मतलब दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि असम में विधानसभा चुनाव सिर्फ एक ही चरण में, यानी सिंगल फेज में हो रहे हैं। अरे वाह, मतलब पूरे राज्य में एक ही दिन वोटिंग। बिल्कुल, 126 सीटों पर 9 अप्रैल को एक साथ वोटिंग होगी। अगर आप 2016 या 2021 के चुनाव देखें तो वो कई चरणों में हुए थे। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग को अब वहां सुरक्षा की उतनी चिंता नहीं है। एग्जैक्टली। एक ही दिन में मतदान कराने का ये फैसला सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि राज्य में सुरक्षा के हालात काफी बदल चुके हैं। अब अर्धसैनिक बलों को हफ्तों तक एक जिले से दूसरे जिले में घुमाने की वो जरूरत नहीं रही। अच्छा, पर इसका राजनीतिक पार्टियों में क्या असर पड़ेगा? लॉजिस्टिक्स के हिसाब से तो ये बहुत भारी काम होगा। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राजनीतिक दलों को अपने सारे संसाधन, प्रचार की ताकत और मशीनरी सिर्फ एक ही दिन के लिए झोंकनी होगी। छोटी पार्टियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती है। हाँ, वो तो है। खैर, ये तो एक ढांचागत बदलाव हुआ, लेकिन अगर हम राजनीतिक जमीन की बात करें ना, तो मुझे लगता है इसकी नींव 2025 में ही रखी जा चुकी थी। आप पंचायत चुनावों की बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। मई 2025 में जो असम में पंचायत चुनाव हुए थे, उनके नतीजे सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़े बूस्टर डोज की तरह थे। हाँ, वहाँ एनडीए का प्रदर्शन काफी जबरदस्त था। जबरदस्त थे भी ऊपर। एनडीए, जिसमें बीजेपी और असम गण परिषद शामिल है, उन्होंने 397 जिला परिषद सीटों में से 301 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की। और कांग्रेस का क्या हाल था उसमें? कांग्रेस महज 72 सीटों पर सिमट गई। तो इसी ट्रिपल इंजन सरकार यानी केंद्र, राज्य और पंचायत में सत्ता की भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2026 के लिए 95 सीटों का एक बहुत ही आक्रामक लक्ष्य तय कर दिया। 95 सीटें, मतलब बहुमत से काफी ज्यादा। लेकिन यहीं पर कहानी पलटती है। जब पीपल्स पल्स का ट्रैकर पोल सामने आया तो तस्वीर का एक दूसरा ही पहलू दिखने लगा। हाँ, और उसी ट्रैकर पोल के आंकड़े इस पूरे चुनाव के सबसे बड़े मैथमेटिकल पैराडॉक्स यानी गणितीय विरोधाभास को जन्म देते हैं। वो कैसे? देखो, चुनाव से कुछ महीने पहले किए गए उस सर्वे के अनुसार एनडीए को 69 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि बहुमत के 64 के आंकड़े से तो ऊपर है। हाँ, सरकार तो बन रही है, लेकिन उस 95 के भव्य लक्ष्य से काफी दूर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में 25 से 29 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो इन सीटों के पीछे छिपा हुआ वो वोट शेयर है ना। बिल्कुल, वही तो असली खेल है। ट्रैकर पोल का अनुमान है कि बीजेपी को 39% वोट मिल सकता है और कांग्रेस को 37%। सिर्फ 2% का अंतर, महज 2%। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए 2 टीमों के बीच रस्साकशी का खेल चल रहा है। दोनों तरफ से लगभग बराबर ताकत लगाई जा रही है,
बस 19-20 का फर्क है। राइट। लेकिन जब नतीजा आता है तो एक टीम पूरी तरह से दूसरी टीम को मैदान के बाहर खींच ले जाती है। मतलब वोट शेयर में इतनी समानता होने के बावजूद सीटों की संख्या में इतनी बड़ी खाई कैसे पैदा हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें भारत की चुनाव प्रणाली को देखना होगा, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। राजनीति विज्ञान में इसे सीट कन्वर्जन का खेल कहा जाता है। अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3 अलग-अलग डिब्बे हैं और हर डिब्बे को जीतने के लिए 10 वोट चाहिए। ठीक है, 3 डिब्बे 10-10 वोट जीतने के लिए। हाँ। अब सत्ता पक्ष ने पहले डिब्बे में अपने 50 वोट डाल दिए। वो डिब्बा तो वो जीत गए, लेकिन उनके 40 वोट एक तरह से बर्बाद हो गए ना, क्योंकि जीत तो 10 पर ही तय थी। अरे हाँ, वो बाकी 40 वोट तो किसी काम के लिए रहे। एग्जैक्टली। वहीं विपक्ष ने दूसरे और तीसरे डिब्बे में 11-11 वोट डाले और वो दोनों डिब्बे जीत गए। बिल्कुल, विपक्ष ने सिर्फ 22 वोटों के साथ 2 डिब्बे जीत लिए, जबकि सत्ता पक्ष ने 50 वोट खर्च करके भी सिर्फ 1 डिब्बा जीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता पक्ष के वोट कुछ खास इलाकों में बहुत भारी संख्या में मौजूद हैं, जबकि विपक्ष के वोट ज्यादा जगह फैले हुए हैं। बिल्कुल यही जमीन पर हो रहा है। एनडीए का जो 39% वोट है वो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में, खासकर अपर असम और नॉर्थ बैंक में बहुत सघनता से केंद्रित है। मतलब जहां वे जीतते हैं वहां बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं। हाँ, भारी अंतर से जीतते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो 37% वोट है वो पूरे राज्य में बिखरा हुआ है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में वे दूसरे नंबर पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जीत की रेखा पार करने के लिए जो केंद्रित संख्या चाहिए वो हर जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए कुल वोट प्रतिशत लगभग बराबर होने के बावजूद सीटों के गणित में एक विशाल अंतर आ जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन ये तो बात हुई उस व्यवस्था की जो पहले से मौजूद है। मुझे लगता है सत्ता पक्ष ने इस गणित को और भी पुख्ता करने के लिए असम के राजनीतिक नक्शे में ही कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं। चुनाव की पूरी बिसात को बदल चुका है। हाँ, और परिसीमन की इस प्रक्रिया का प्रभाव समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1976 के बाद पहली बार असम की विधानसभा सीटों की भौगोलिक सीमाएं बदली गई हैं। 1976 के बाद मतलब लगभग 50 साल बाद। हाँ, हालांकि कुल सीटें 126 ही रहीं, लेकिन उनके अंदर की जनसंख्या और डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 19 कर दी गई। और जाहिर है इतने बड़े बदलाव को लेकर दोनों राजनीतिक खेमों के अपने अपने तर्क होंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी इसे ऐसी तो जाने नहीं देगी। बिल्कुल, और दोनों पक्षों के तर्क बहुत ही कड़े हैं। यहाँ हमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की बात सुनने वालों के सामने रखनी होगी। हाँ, तो बीजेपी या सत्ता पक्ष का क्या कहना है इस पर? सत्ता पक्ष इस परिसीमन को असम के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा का सबसे बड़ा हथियार बता रहा है। उनका तर्क है कि दशकों से जो जनसंख्यिकीय बदलाव हो रहे थे, उसके कारण मूल निवासी अपनी ही जमीन पर राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे थे। तो उनके हिसाब से ये परिसीमन उन्हें उनका संवैधानिक हक वापस दिलाता है? एग्जैक्टली। लेकिन वहीं विपक्ष का नजरिया इसके बिल्कुल उलट है। उनका सीधा आरोप है कि ये पूरी प्रक्रिया एक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है। डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग मतलब जनसंख्या के आंकड़ों के साथ राजनीतिक छेड़छाड़? हाँ, विपक्ष का दावा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों को जानबूझकर इस तरह से काटा और बांटा गया है कि उनका चुनावी प्रभाव सीमित हो जाए। कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ ये बहुत साफ दिखाओ? बिल्कुल, बराक वैली का मामला बहुत चर्चा में रहा। विपक्ष का आरोप है कि सिलचर के मुस्लिम वोटर्स के एक बहुत बड़े हिस्से को काटकर पास के सोनाइन निर्वाचन क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, और इसके पीछे विपक्ष क्या मंशा बताता है? उनके अनुसार मंशा ये थी कि सिलचर की सीट को बहुसंख्यक वोटर्स के लिए और ज्यादा सुरक्षित किया जा सके। तो मतलब नक्शा बदलने की इस पूरी कवायद के बीच राजनीति चरम पर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन नक्शों पर चुनाव लड़ने वाले साथी भी तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, गठबंधनों की उथल पुथल इस बार सच में बहुत ज्यादा है। और यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा हावी दिख रही है ना, वो है व्यावहारिक राजनीति। मतलब वैचारिक मतभेदों को किनारे रखकर सिर्फ ये देखना कि चुनाव जीतने की सबसे ज्यादा संभावना किसके साथ है। बिल्कुल, राजनीति में व्यावहारिकता हमेशा विचारधारा पर भारी पड़ती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनडीए के खेमे में ही जो ड्रामा हुआ वो इसका सटीक उदाहरण है। यूपीपीएल और बीपीएफ वाला ड्रामा। एग्जैक्टली। चुनाव से ठीक पहले यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल
यानी यूपीपीएल का एनडीए से बाहर जाना और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ का वापस गठबंधन में आना कोई छोटी घटना नहीं है। तो सत्ता पक्ष ने ऐसा क्यों किया? के चुनावों में बीपीएफ के मजबूत प्रदर्शन का बारीकी से आकलन किया। राजनीति का सीधा नियम है, जिसके पास जमीन पर वोट खींचने की क्षमता है वही सबसे मुफीद साझेदार है। सही बात है। और विपक्ष भी इस मामले में पीछे नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले असोम सम्मेलन मोर्चा में भी गजब का राजनीतिक नाटक देखने को मिला। आप रायजोर दल की बात कर रहे हैं? हाँ, अखिल गोगोई की रायजोर दल पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नाराज होकर गठबंधन से बाहर चली गई। उस वक्त ऐसा लगा था कि विपक्ष चुनाव से पहले ही बिखर गया है। बिल्कुल, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में 13 सीटों के समझौते पर वे वापस मान गए और गठबंधन का हिस्सा बन गए। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा रणनीतिक फैसला लिया है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को गठबंधन से बाहर रखने का फैसला। बिल्कुल, एआईयूडीएफ को बाहर रखने का ये फैसला कांग्रेस की एक बहुत सोची समझी और बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है। वो कैसे? मतलब एआईयूडीएफ तो हमेशा से उनके साथ रही है ना? रही है, लेकिन पिछले कई चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस पर एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन को लेकर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगाया था। अच्छा, तो कांग्रेस उस सांप्रदायिक टैग से खुद को आजाद करना चाहती है। एग्जैक्टली, ताकि अपर असम के मूल निवासी वोटरों के बीच उसकी स्वीकार्यता बढ़ सके। लेकिन इस रणनीति का एक दूसरा अनएक्सपेक्टेड फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है। लोअर असम के बंगाली मूल के मुस्लिम वोटर्स का खिसकना। सटीक कहा आपने। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये स्पष्ट रूप से देखा जब बदरुद्दीन अजमल खुद अपनी सीट हार गए। अरे हाँ, वो एक बहुत बड़ा उलटफेर था। हाँ, लोअर असम का जो वोटर पहले एआईयूडीएफ को अपना एक छत्र प्रतिनिधि मानता था, उसे अब लगने लगा है कि पार्टी अपना जनाधार खो रही है। नतीजतन वो वोट बैंक अब रणनीतिक रूप से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब कांग्रेस ने बिना गठबंधन किए ही उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल कर ली। ये तो गजब की रणनीति है। बिल्कुल। तो एक तरफ गठबंधनों का ये पेचीदा गणित है और दूसरी तरफ है वो मुद्दा जो सीधा हर वोटर के घर और उसकी रसोई तक पहुंचता है, यानी वोट का अर्थशास्त्र। हाँ, द इकोनॉमिक्स ऑफ द वोट। न्यूज ऑन एयर की हालिया रिपोर्ट के आंकड़े वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। मैं सुन रहा था कि चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना के तहत भारी पैसा बांटा है। बहुत भारी पैसा। एक ही दिन में 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 9-9 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। 9,000 रुपए एक ही दिन में? हाँ, ये कुल मिलाकर 3600 करोड़ रुपए का एक मुश्त नगद हस्तांतरण है। इतनी बड़ी मात्रा में नकद पैसा सीधे हाथ में देना किसी भी राज्य के इतिहास में एक अप्रत्याशित कदम है। बाप रे। ये महज एक योजना नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी इंजेक्शन है। लेकिन और यहीं पर मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अगर हम विपक्ष के दावों पर गौर करें तो राज्य पर इस वक्त 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम कर्ज है। 60,000 करोड़। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये असली कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, या फिर ये वोट हासिल करने का बस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बन गया है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि विपक्ष लगातार द्वारे चिकित्सा यानी घर घर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का वादा कर रहा है। तो क्या लंबी अवधि का ये स्वास्थ्य सेवा मॉडल उस नगद पैसे का मुकाबला कर पाएगा जो अभी इसी वक्त महिलाओं के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? देखिए, राजनीति विज्ञान में इस घटनाक्रम को ट्रांजैक्शनल वोटर के उदय के रूप में देखा जाता है। ट्रांजैक्शनल वोटर मतलब जो सीधा लेन देन देखता है। हाँ, जब कोई निम्न आय वर्ग का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो तो उसके लिए राज्य के कुल कर्ज का वो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए तो आज अकाउंट पे आए 9,000 रुपए ही असली चीज है। बिल्कुल, वो एक वास्तविक और तुरंत मिलने वाली राहत है। ये सीधी नकद योजना सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी के असर को एक झटके में बेअसर करने की क्षमता रखती है। सही बात है। भविष्य में मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का वादा एक अमूर्त विचार है, एक प्रॉमिस है, जबकि मोबाइल पर बैंक से आया क्रेडिट एसएमएस एक ठोस यथार्थ है। ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। इंसान पहले आज की भूख मिटाना चाहता है, कल की चिंता बाद में करता है। और इसी अर्थशास्त्र का एक और बहुत बड़ा अध्याय असम के चाय बागानों में लिखा जा रहा है, राइट? हाँ, चाय बागान तो असम की राजनीति की धुरी रहे हैं। बिल्कुल, चाय बागान के मजदूर हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं।
कुल वोटर्स का लगभग 18 से 20% हिस्सा इन्हीं 7 लाख मजदूरों का है। हाल ही में इनकी रोजाना दिहाड़ी में 30 रुपए की बढ़ोतरी करके इसे 280 रुपए कर दिया गया है। हालांकि यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि मजदूर यूनियनें लंबे समय से दिहाड़ी को 351 रुपए करने की मांग कर रही थी। तो 280 रुपए का ये आंकड़ा तो उनकी उम्मीदों से काफी कम है। लेकिन सरकार ने यहाँ सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि इतिहास और मनोविज्ञान का सहारा लिया है। उन्होंने असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स बिल में संशोधन पारित करके एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया है जिसने दिहाड़ी के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, जमीन के पट्टे यानी लैंड राइट्स देने का फैसला। जी हाँ, ये समझना जरूरी है कि चाय बगान समुदाय का इतिहास क्या है। ब्रिटिश काल में 19वीं सदी के दौरान मध्य भारत से लाखों मजदूरों को असम लाया गया था। तब से लेकर आज तक यानी लगभग 200 सालों से ये मजदूर लेबर लाइन में जिन घरों में रह रहे थे उस जमीन पर उनका कोई कानूनी अधिकार था ही नहीं। 200 सालों से? हाँ, वे एक तरह से पीढ़ियों से उसी जमीन पर बंधुआ या बिना अधिकार के रह रहे थे। ये तो पीढ़ियों का शोषण और असुरक्षा है। मतलब आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका है ही नहीं कागजों पर। बिल्कुल। इसलिए जब सरकार ने उन्हें उस जमीन का कानूनी पट्टा सौंपा तो ये महज एक सरकारी कागज का टुकड़ा नहीं था। ये 200 साल पुराने एक ऐतिहासिक घाव को भरने जैसा था। इसने उन्हें पहली बार उस जमीन का असली मालिक बनाया है। इस कदम का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिहाड़ी में हुई चंद रुपयों की बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अर्थशास्त्र के साथ जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो राजनीति का असर कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। लेकिन असम की राजनीति में भावनाओं और पहचान यानी आइडेंटिटी के कुछ अन्य आयाम भी हैं जो इस बार एक अलग ही करवट ले रहे हैं। आप मियां नैरेटिव की बात कर रहे हैं? हाँ, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार मियां नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस चुनाव को एक सभ्यतागत संघर्ष या सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जहां मूल निवासियों की जमीन और संस्कृति को बचाने की बात केंद्र में है। देखिए, ये नैरेटिव पारंपरिक रूप से असम में काम करता आया है, लेकिन इस बार जमीनी रिपोर्ट्स एक अलग ही रुझान की तरफ इशारा कर रही हैं। वो क्या? खासकर शहरी क्षेत्रों के वोटर्स और जीन जी यानी आज के युवा वोटर्स के बीच एक पोलराइजेशन फटीग साफ तौर पर देखी जा रही है। पोलराइजेशन फटीग यानी ध्रुवीकरण की राजनीति से थकान। हाँ, वो अब इस रोज रोज की बहस से थक चुके हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि युवा अब रोज रोज की उस पहचान की राजनीति और हम बनाम वो की बहस से उकता गए हैं? बिल्कुल। वे जानना चाहते हैं कि 3.9% बेरोजगारी दर का क्या समाधान है। युवाओं का गुस्सा बिजली विभाग यानी एपीडीसीएल और पुलिस विभाग में हुए कथित भर्ती घोटालों को लेकर ज्यादा मुखर है। और एक मुद्दा जिसने पूरे असम के युवाओं को झकझोर कर रख दिया। हाँ, असम के बेहद लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन। उनकी मौत के बाद जिस तरह से युवाओं ने सड़कों पर उतरकर और सोशल मीडिया पर न्याय की मांग की ना, वो ये साबित करता है कि आज के दौर में युवाओं को उद्वेलित करने वाले भावनात्मक मुद्दे सिर्फ धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। एकदम सही। और युवा हताशा का ये दौर राजनीति में एक बिल्कुल नई शब्दावली को जन्म दे रहा है। इन युवाओं ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से अपने मोह भंग को एक नया नाम दिया है, कॉन्ग बीजेपी यानी कॉन्ग बीजेपी। कॉन्ग बीजेपी, ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अगर इसे समझना हो तो राजधानी के दिसपुर सीट का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। दिसपुर सीट की स्थिति तो सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, वहाँ की चुनावी लड़ाई किसी व्यंग्यात्मक फिल्म की पटकथा जैसी लगती है। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार मैदान में हैं, मीरा बोरा ठाकुर गोस्वामी, वे पहले बीजेपी की एक बहुत ही मुखर और जानी मानी नेता हुआ करती थी। और दूसरी तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार जयंत कुमार दास चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 अहम साल बीजेपी के संगठन को दिए, लेकिन टिकट न मिलने पर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। ऐसे में एक आम युवा वोटर इस पूरी स्थिति को बहुत ही निंदक या कहीं सिनिकल नजरिए से देखता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने पानी की बोतल का ब्रांड बदल दिया हो, लेबल नया लगा दिया हो, लेकिन अंदर का पानी उसी पुरानी फैक्ट्री से आ रहा है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। मतलब आप वोटिंग मशीन पर चाहे जिस भी चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं, जीतकर आने वाला नेता तो वही है जो कल तक किसी दूसरी पार्टी में था। और युवा वोटर्स इस पूरे राजनीतिक एलीट वर्ग को अब एक ही तंत्र का हिस्सा मान रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य बस सत्ता में बने रहना है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को मिलाकर ये कॉन्ग बीजेपी शब्द गढ़ा है।
जो ये बताता है कि विकल्प के नाम पर उन्हें असल में कोई नया विकल्प नहीं मिल रहा। इस मोहभंग और निराशा के बावजूद राज्य में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां विचारधारा और राजनीतिक विरासत की बहुत ही प्रामाणिक और तीखी टक्कर होने जा रही है। आप उन एपिक बैटल्स की बात करिए जिन पर सबकी नजर है। हाँ, इसमें सबसे ऊपर है जोराहट विधानसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस के गौरव गोगोई मैदान में है। गौरव गोगोई वो सिर्फ एक युवा चेहरा नहीं है, बल्कि वे अपने पिता दिवंगत तरुण गोगोई की विशाल राजनीतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, और उनका मुकाबला बीजेपी के पुराने और अनुभवी दिग्गज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है। तो ये चुनाव एक तरफ भावनात्मक विरासत और राष्ट्रीय युवा चेहरे और दूसरी तरफ सत्ता के संगठन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच की सीधी लड़ाई है। एग्जैक्टली। और शिवसागर की लड़ाई भी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। वहाँ राय जोड़ दल के अखिल गोगोई अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं ना। हाँ, और शिवसागर को असमिया उपराष्ट्रवाद का वैचारिक गढ़ माना जाता है। अखिल गोगोई लगातार ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वर्तमान सत्ता असम के संसाधनों को बाहरी पूंजीपतियों को बेच रही है। तो बीजेपी के लिए शिवसागर में अखिल गोगोई को हराना सिर्फ एक सीट जीतना नहीं होगा। नहीं, बल्कि ये असमिया उपराष्ट्रवाद के सबसे मुखर चेहरे के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत होगी। ये लड़ाइयाँ ये तय करेंगे कि आने वाले दशक में असम का राजनीतिक विमर्श किस दिशा में जाएगा। तो आज के इन तमाम स्रोतों और आंकड़ों की गहरी छानबीन को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए ना, तो ये तस्वीर उभर कर सामने आती है कि 2026 का असम चुनाव महज दो गठबंधनों एनडीए और असम सम्मेलन मोर्चा के बीच का सत्ता संघर्ष नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में शासन के दो अलग अलग मॉडलों और वादों की टक्कर है। एक तरफ सुरक्षा और डायरेक्ट वेलफेयर का मॉडल है, जो लोगों के हाथों में नकद पैसा और सदियों से तरस रहे हाथों में जमीन के पट्टे थमा रहा है। और दूसरी तरफ पहचान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का वादा है, जो बेरोजगारी, भर्ती घोटालों और युवाओं की उस थकान को आवाज देने की कोशिश कर रहा है जो वे रोजमर्रा की ध्रुवीकरण की राजनीति से महसूस कर रहे हैं। बहुत सही तरीके से समेटा आपने। लेकिन इन तमाम दावों, वादों, परिसीमन के गणित और गठबंधनों के शोर के बीच एक चीज है जिस पर शायद हमने अभी तक उतना जोर नहीं दिया। वो क्या? असम का साइलेंट वोटर। राज्य में लगभग 1,24,00,000 महिला वोटर्स हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। जब ये खामोश वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने खड़ी होंगी तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या वे अरुणोदय योजना के तहत हर महीने बैंक खाते में आने वाले नकद रुपयों की तुरंत मिलने वाली आर्थिक राहत को चुनेंगी, या फिर वे विपक्ष द्वारा किए जा रहे रोजगार सृजन, घर घर स्वास्थ्य सेवा और असमिया पहचान को बचाने के उन दीर्घकालिक वादों पर अपना भविष्य दांव पर लगाएंगी? ये वास्तव में एक ऐसा विचारणीय सवाल है जो चुनाव से जुड़े हर समीकरण और हर भविष्यवाणी को पलट कर रख सकता है। क्या आज की निश्चित आर्थिक राहत कल के बेहतर भविष्य के वादों पर भारी पड़ेगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ 9 अप्रैल को उस पोलिंग बूथ के अंदर ही तय होगा। आज की इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के ऐसे ही किसी नए, जटिल और दिलचस्प विषय को सुलझाने के लिए हम फिर लौटेंगे। नमस्कार। नमस्कार।